रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। आज का लेक्चर या आज का टॉपिक जो है वो इंटीजर प्रोग्रामिंग। इससे पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं। ये तीसरा टॉपिक कह लें लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर है हमारे पास, जिसमें हम इंटीजर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये इंटीजर प्रोग्रामिंग क्या है। स्टूडेंट्स, जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग का हमने चैप्टर किया था, टॉपिक किया था, तो उसके अंदर हमारे पास हम जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता था, हम उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं था कि वो किस टाइप का है, किस फॉर्मेट में है, उसका सोल्यूशन रियल वैल्यूज़ में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है या होल नंबर्स में आ रहा है, क्या जो हमारी प्रोडक्ट है उसके साथ मैच करता है या नहीं। तो वहाँ पे यू कैन से कि हमने मेथड को सीखा था कि किस तरह से हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं और इन कॉमनली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आज के हम टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है, क्या वो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या जो भी हमारा रियल टाइम प्रोजेक्ट है उससे मैच करता है या नहीं। सपोज अगर हम जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें आउटपुट है हमारी एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, एंड सेकेंड वन वो फैंस प्रोड्यूस कर रही है। इसका अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन निकालते हैं सपोज, और हमारे पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलता है उसमें आंसर आपका एक्स और वाई का जो आंसर है वो डेसिमल में आ जाता है, तो ये सोल्यूशन मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ फैंस जो हैं वो डेसिमल में हाफ फैन, 3.5 फैन या 1.45 फैंस कोई मीनिंग नहीं रखता है। फैन की जो क्वांटिटी होगी वो या तो होल नंबर्स में होगी, या 1 होगी, 2 होगी, 100 होगी, 50 होगी, 10 होगी, लेकिन 10.5, 50.7 इस तरह की नहीं हो सकती। इन सिमिलर वे हमारा जो सेकंड वेरिएबल था इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो बल्ब्स भी हमारे पास ये इनकी क्वांटिटी ये भी होल नंबर्स में हम इसको काउंट करेंगे, यहाँ पे ये डेसिमल में नहीं हो सकती। सो इन अदर वर्ड्स हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो काउंटेबल वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, अगर हम काउंटेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, वॉशिंग मशीन है, सीट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सारे काउंटेबल वेरिएबल्स थे, तो इनका आंसर आपके पास होल नंबर में आना चाहिए। ऑन दी अदर साइड अगर कोई वेरिएबल जो है वो मेजरेबल है, जैसे हम लेंथ ऑफ वायर कह लें, इलेक्ट्रिक वायर है प्रोड्यूस करते हैं, या कोई लूज फॉर्म में आपके पास कुछ जैसे आप कह लें ग्रेन है, वीट कह लें, उसकी प्रोडक्शन है, तो ये लूज फॉर्म में है, इसे हम मेजर करेंगे, हम इसे नापेंगे किलोग्राम में, क्विंटल में, टन में। तो यहाँ पे आंसर आपका जो डेसिमल में पॉसिबल है, हाफ टन हो सकता है, 1.5 टन हो सकता है, 1.5 केजी हो सकता है। ऐसी लिक्विड कोई फॉर्म मिल्क है आपके पास लूज फॉर्म में, तो वो 1 लीटर हो सकता है, 100.25 लीटर हो सकता है। तो ये हमारे जो वेरिएबल हैं ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, मेजरेबल वेरिएबल्स हैं। तो इस सूरत में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम यहाँ पे आएंगे, जो कि हम इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटीजर प्रोग्रामिंग के अंदर, वो हमारे पास अगर हमारे जो वेरिएबल्स हैं अंडर कंसिडरेशन जो प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर तो वो सारे वेरिएबल्स काउंटेबल हैं, तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा उसे हम कहेंगे प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर सारे वेरिएबल्स हैं वो सारे एक ही नेचर के हैं और वो सारे काउंटेबल नेचर के हैं, इसलिए हम इसे प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग कहेंगे। इंटीजर मीन होल नंबर। ऑन द अदर साइड अगर कुछ वेरिएबल जो है काउंटेबल हैं और कुछ मेजरेबल हैं, तो ये मिक्सचर है दो चीज़ों का, तो ऐसी प्रोग्रामिंग को, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कहेंगे मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग। यानी कि उसके अंदर कुछ कोई ना कोई वेरिएबल ऐसा होगा जो काउंटेबल होगा, एंड द अदर्स आर वो कह सकते हैं हम कि वो मेजरेबल होंगे, वो डेसिमल में एक्सेप्टेबल होंगे। इसके चैप्टर के अंदर हम एक और तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसे हम बाइनरी प्रोग्रामिंग कह सकते हैं या 0-1 प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। बाइनरी या 0-1 प्रोग्राम मीन 0 आंसर होना चाहिए या आंसर उसका 1 आना चाहिए।
तो ये हमारे पास, इसको हम अप्लाई करेंगे 0-1 को, ये बाइनरी प्रोग्रामिंग को, जहाँ पे हमने कोई चीज़ चॉइस करनी होगी, सिलेक्शन करनी होगी, हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगी और वो सारी एट ए टाइम हम सेलेक्ट नहीं कर सकते होंगे। तो हमने उनमें से हमने कुछ को चूज़ करना है। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम डिफरेंट पैंट्स या शर्ट्स के ब्रांड्स देखते हैं, तो वो सारे हम परचेज़ नहीं कर सकते हैं, हमें उनमें से कुछ सिलेक्शन करनी होती है। तो जहाँ पे सिलेक्शन की चॉइस की बात आएगी, जैसे कैंडिडेट्स आते हैं, आप हायरिंग करते हैं, तो सारे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, उनमें से कुछ को आपने सेलेक्ट करना होता है। तो जिनको सिलेक्ट करना होगा उसको हम वेरिएबल उस वेरिएबल को वैल्यू 1 असाइन कर देंगे, और जिसको सिलेक्ट नहीं करना होगा, ड्रॉप करना होगा, उसे हम वैल्यू 0 असाइन कर देंगे। सो ये हम जहाँ पे सिलेक्शन चॉइस की बात होगी, 0-1 प्रोग्रामिंग वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इट मीन्स कि जो हमारे सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे वो सारे के सारे काउंटेबल होंगे, जिन्हें हम होल नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। होल नंबर्स में इनके आंसर्स पॉसिबल होंगे। अगर इसका आंसर डेसिमल में आएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और हमें मॉडिफाई करके उसको इंटीजर फॉर्म में आंसर को लाना होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पहला प्रॉब्लम, एक इलेक्ट्रिक कंपनी है जो कि शिकागो में लोकेटेड है। ये 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। एक हमारे पास है ओल्ड फैशन शैंडलियर्स हैं, हमारा एक वेरिएबल है जी ओल्ड फैशन शैंडलियर्स, ये इसे हम डिसीजन वेरिएबल भी कह सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज सीलिंग फैन। ये कंपनी ये 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, शैंडलियर्स एंड सीलिंग फैंस। अब इसकी ये कितनी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास शैंडलियर्स ये भी काउंटेबल हैं। शैंडलियर्स, हाफ शैंडलियर मीन नथिंग, 2 शैंडलियर्स 4, 10, 50, 100। सिमिलरली सीलिंग फैंस, ये भी फ्रैक्शन में इम्पॉसिबल, उसे हम प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, कंप्लीट फ़ैन नहीं कहेंगे। अगर उसके ब्लेड्स ना हो तो वो फ़ैन नहीं होता है। तो लिहाजा यहाँ पर भी ये डेसिमल में आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा काउंटेबल वेरिएबल है। सो हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं हमारे, कि एक्स हम कहते हैं हम नंबर ऑफ शैंडलियर्स प्रोड्यूस्ड, और वाई हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं नंबर ऑफ सीलिंग फैंस प्रोड्यूस्ड। ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स डिफाइन हमने कर लिए, ये 2 वेरिएबल्स आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी पैराग्राफ। बोथ शैंडलियर्स एंड फैंस रिक्वायर 2 स्टेप्स प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेजेस पे कंसिस्ट करता है, 2 स्टेप्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और वो 2 स्टेप्स जो हैं वो वायरिंग एंड असेंबली है। 2 स्टेप्स हमारे पास, वायरिंग एंड असेंबली। ये प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस हैं, जिसमें से ईच सीलिंग फैन एंड शैंडलियर जो है वो इसमें से गुजरेगा। देन इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास है जी, इट टेक्स 2 hours टू वायर अ शैंडलियर। एक शैंडलियर को वायरिंग उसमें करने में 2 hours का टाइम रिक्वायर है। एंड 3 hours टू असेंबल, और वायरिंग के बाद उसको असेंबल करके फाइनल फॉर्म में लाने के लिए 3 hours का टाइम रिक्वायर है। हाँ सॉरी, रादर 3 hours वायर अ सीलिंग फैन। एक सीलिंग फैन को वायरिंग करने में उसका 3 hours का टाइम लगता है। सो वायरिंग में हमारे पास जो वायरिंग डिपार्टमेंट है वो 2 hours में एक शैंडलियर्स को वायर कर लेता है, और 3 hours में एक सीलिंग फैन को वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। और कंपनी के पास वायरिंग के 12 hours अवेलेबल हैं। ओनली 12 hours ऑफ वायरिंग आर अवेलेबल इन द कंपनी। सेकेंड हमारे पास देखते हैं हम यहाँ पे, फाइनल असेंबली ऑफ द chandelier and fan. Final assembly of the chandeliers and fans requires 6 hours and 5 hours respectively. 6 hours का टाइम रिक्वायर है एक शैंडलियर को असेंबल करने में, फाइनल शेप में लाने के लिए, और एक फैन को फाइनल शेप में लाने के लिए, असेंबल करने के लिए 5 hours का टाइम रिक्वायर है। और कंपनी के पास वायरिंग असेंबली के 30 hours अवेलेबल है। 30 hours का टाइम अवेलेबल है कंपनी के पास इन चीज़ों को असेंबल करने में। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं जी।
कंस्ट्रेंट्स के अंदर, चूँकि ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, तो कंस्ट्रेंट्स के अंदर हमारे पास पहला वायरिंग का कंस्ट्रेंट है। तो वायरिंग में एक शैंडलियर को वायर करने में 2 आवर्स का टाइम लगता है जी, और कंपनी कितने शैंडलियर्स प्रोड्यूस करना चाह रही है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। कंपनी विल प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ शैंडलियर्स। तो एक शैंडलियर 2 आवर्स में कंप्लीट होता है, वायर हो जाता है, तो इसका मतलब 2x टाइम रिक्वायर होगा एक्स शैंडलियर्स की वायरिंग के लिए। सिमिलरली एक सीलिंग फैन जो है उसे 3 आवर्स में वायर किया जा सकता है, उसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है, और कंपनी डिसाइडेड दैट द कंपनी विल प्रोड्यूस वाई नंबर ऑफ सीलिंग फैंस। सो इसका मतलब होगा उसके लिए टोटल वायरिंग टाइम रिक्वायर्ड होगा ऑल वाई फैंस को वायर करने के लिए, वो बन जाएगा 3y। तो वायरिंग का टोटल टाइम जो कंज्यूम हुआ शैंडलियर्स की वायरिंग में और सीलिंग फैन की वायरिंग में, शैंडलियर की वायरिंग में टोटल टाइम जो कंज्यूम हुआ 2x था, सीलिंग और सीलिंग फैन की वायरिंग में जो टाइम रिक्वायर था वो कंज्यूम हुआ 3y था। तो जो टोटल टाइम वायरिंग का हो गया वो 2x प्लस 3y हो गया। एंड कंपनी हैज़ 12 आवर्स फॉर वायरिंग पर्पस, और कंपनी के पास 12 आवर्स हैं वायरिंग के लिए। सो इस तरह से हमारे पास ये इसका ये कंस्ट्रेंट बन गया 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। ये इसका ये कंस्ट्रेंट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली सेकंड कंस्ट्रेंट हमारे पास था असेंबली से रिलेटेड। एक शैंडलियर को असेंबल करने में 6 आवर्स का टाइम रिक्वायर है, और कंपनी ने एक्स शैंडलियर्स प्रोड्यूस करने हैं। सो टोटल टाइम टेकन इन असेंबली डिपार्टमेंट विल बी 6x। इसी तरह से सीलिंग फैन एक, अगर हम उसको असेंबल करने जा रहे हैं तो उसको 5 आवर्स का टाइम लगता है। तो हमने चूँकि वाई सीलिंग फैंस कंपनी ने प्रोड्यूस करने हैं, जो टोटल टाइम कंज्यूम होगा टू असेंबल ऑल वाई सीलिंग फैन, तो ये बन जाएगा 5y। तो 6x टाइम में तमाम शैंडलियर्स असेंबल हो गए हैं, 5y टाइम में तमाम सीलिंग फैन असेंबल हो गए हैं। टोटल टाइम कितना बनेगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे 6x प्लस 5y, और कंपनी के पास असेंबली टाइम कितना अवेलेबल है 30 आवर्स। तो ये हमारे पास सेकंड कंस्ट्रेंट बन गया 6x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों में लेस देन का साइन आया है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास वायरिंग के 12 आवर्स हैं, ये मैक्सिमम ऑफ टाइम आपके पास अवेलेबल है। हम 13 आवर्स वायरिंग नहीं कर सकते हैं, हम वायरिंग का काम 14 आवर्स के लिए या मोर देन 12 आवर्स के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, सम टाइम ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि हम तमाम 12 आवर्स जो है उसे कंज्यूम कर लें वायरिंग के काम में, एंड सम टाइम इट इज़ पॉसिबल कि लेस देन 12 आवर्स का टाइम कंज्यूम हो और उससे कम टाइम में आप उनकी वायरिंग कंप्लीट कर लें। इसी तरह से असेंबली का टाइम जो 30 आवर्स आपके पास अवेलेबल है, ये मैक्सिमम टाइम है, इससे कम आप कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे जो दोनों कंस्ट्रेंट्स में साइंस प्लेस किए हैं वो लेस देन एंड इक्वल के साइंस हैं। अब हम बात करते हैं जी हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था इसके अंदर, वो हम ऊपर तलाश करते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अगर हम देखें, इफ़ द ईच शैंडलियर प्रोड्यूस नेट्स ऑफ $7, अगर एक जो शैंडलियर है वो $7 प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूस करता है, और इसी तरह से एक सीलिंग फैन जो है वो $6 जो है वो ईच सीलिंग फैन जो है वो नेट प्रॉफिट प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास ये एक्स हमने प्रोड्यूस करने थे शैंडलियर्स, एक शैंडलियर का जो प्रॉफिट है हमारे पास वो है जी हमारे पास $7, और एक्स शैंडलियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये टोटल प्रॉफिट शैंडलियर्स से जनरेट जो होगा वो बन जाएगा 7x। एक सीलिंग फैन जो है वो $6 कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स प्रॉफिट, तो ऑल वाई कितना कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स प्रॉफिट, ये बन जाएगा टोटल प्रॉफिट बन जाएगा सीलिंग फैन से 6y, और इन दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 6y, जिसमें 7x जो शैंडलियर्स का प्रॉफिट है, 6y जो ये सीलिंग फैन का प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 7x प्लस 6y। अब हमारा टारगेट क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ प्रॉफिट। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया 7x प्लस 6y, और इस प्रॉफिट को हमने क्या करना है, टास्क मोटिव ऑब्जेक्टिव हमारा क्या जी, मैक्सिमाइज करना है। सो हमारे पास ये इसका कंप्लीट हमारे पास इसका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बन गया है, एलपी मॉडल बन गया है। अब इस कंस्ट्रेंट को हमने इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास
इनके इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं चैप्टर 7 के अंदर कि हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हम इनके 2x + 3y ≤ 12 इसके बनाएंगे, इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे। और अगर यहाँ पे इसके इंटरसेप्ट्स लिखे जाएं, बनाऊँ मैं यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम स्टूडेंट्स जो कि शायद अभी भी उसमें प्रॉब्लम फील कर रहे हों, उनके लिए ये हमारे पास x इंटरसेप्ट्स, y इंटरसेप्ट्स मैं बनाने लगा हूँ। पहले फर्स्ट कंस्ट्रेंट के अंदर, फर्स्ट कंस्ट्रेंट हम किसको कह रहे हैं ना, यहाँ पे ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारा है। मैं इसको थोड़ा सा रीराइट कर देता हूँ आसानी के लिए। पहले हमारे पास कंस्ट्रेंट था, उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास पहला कंस्ट्रेंट वो है जी 2x + 3y = 12। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट कंस्ट्रेंट = 12। इसको हमने प्लॉट करना है। तो इसमें हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। x और y इंटरसेप्ट, x और y इंटरसेप्ट हमारे पास, अगर x इंटरसेप्ट निकालना तो y को 0 पुट कर देंगे इसके अंदर, y को 0 पुट करेंगे तो x इंटरसेप्ट हमारे पास 6 आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास ये y की वैल्यू 0 होगी क्योंकि x इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं हम। और जब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो, x को 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास y इंटरसेप्ट इसका आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट के इंटरसेप्ट्स आ गए, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। सिमिलरली हम सेकंड कंस्ट्रेंट ले लेते हैं। सेकंड कंस्ट्रेंट हमारे पास है जी 6x + 5y = 30। ये सेकंड कंस्ट्रेंट हमारे पास आ गया। यहाँ से हम इसका इंटरसेप्ट्स निकालते हैं। हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका, y इंटरसेप्ट वैल्यूज़ फाइंड करनी हमने, x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट कर देंगे तो 5 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी तरह से जब हमने y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। सो इस तरह से हमारे पास ये स्टूडेंट्स, ये इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकल आए। ये x और y इंटरसेप्ट, इनको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको मालूम है, अगेन हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट उसको प्लॉट करना है तो वो हमने प्लॉट किया हुआ है, इसको ब्लू कलर से प्लॉट किया। x इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये 6 आ गया, ये पॉइंट, y इंटरसेप्ट हमारे पास 4 इसका, ये पॉइंट, इन दोनों को मिला दिया, ये ब्लू लाइन बन गई। इसी तरह से सेकंड कंस्ट्रेंट हमारे पास, उसको रेड लाइन से प्लॉट किया है, x इंटरसेप्ट 5, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट 5 आ गया। और y इंटरसेप्ट हमारे पास 6 है तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट 6 आ गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और हमारे पास यहाँ पे इसका ये फिजिबल रीजन फाइंड कर लेना। फिजिबल रीजन फाइंड करने के लिए इसके ऊपर आपको मालूम है कि हमारे पास यहाँ पे दोनों कंस्ट्रेंट्स में लेस देन का साइन है, यानी ये जो साइन है इसकी जो क्लोज साइड है वो टूवर्ड्स वेरिएबल है दोनों कंस्ट्रेंट्स के अंदर। तो इसका हमने ये जो इसकी क्लोज साइड है, ये वाली जिस तरह मैंने ये डॉट लगाया है, ये साइड हमारी टूवर्ड्स ओरिजिन आनी है। तो मैं इन दोनों लाइनों के ऊपर ये साइन लेस देन इक्वल का इस तरह से प्लेस करूँगा कि इसकी क्लोज साइड्स टूवर्ड्स ओरिजिन आएगी।
तो ये साइन इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा। सेकेंडली रेड कलर कंस्टेंट, इसके ऊपर भी ऐसा ही साइन आना है कि इसकी क्लोज साइड टूवर्ड्स ओरिजिन आनी चाहिए। ओरिजिन आपको बताया कि ये इसका ओरिजिन है। एंड सेकेंडली जो इसकी ओपन साइड होती है वो क्रॉस कर देते होते हैं हम उस साइड पे जितने रीजन्स आते हैं, ये भी आपको मालूम है। तो हमारे पास ये ब्लू लाइन के जो लाइन, ये एरिया ओपन साइड पे है, क्रॉस हो जाएगा। और ये एरिया भी, रीजन भी ब्लू लाइन के ओपन साइड पे है, ये क्रॉस हो जाएगा। सिमिलरली रेड लाइन की अगर हम बात करें तो रेड लाइन से ये जो आपका पोर्शन है, ये रीजन, ये उससे राइट साइड पे है, ओपन साइड पे है, और ये रीजन ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। लिहाजा यहाँ पे ये हमारे पास जो फिजिबल रीजन इसका आ जाएगा वो हमारे पास, मैं इसको अगर शेड करूँ तो मेरे पास वो ये पोर्शन बनेगा। ये फिजिबल रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अब इस फिजिबल रीजन को हमने ये शेड कर दिया है। अब इसमें हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक ए है, एक बी और एक सी लेबल किए हुए हैं। ए कॉर्नर पॉइंट इंटरसेप्ट है ब्लू लाइन का, यानी कि 2x + 3y = 12 का वाई इंटरसेप्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट है, पहली इक्वेशन में 2x + 3y = 12 में वाई इंटरसेप्ट 4 है, तो ये इसका कॉर्नर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट के तौर पे आ रहा है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट एक्स एक्सिस पे रेड लाइन के साथ है, तो रेड लाइन का वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। तो रेड लाइन हमारे पास 6x + 5y = 30 है, और उसका एक्स इंटरसेप्ट है जी 5। तो अब ये देख सकते हैं इसका सी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 5,0 है। और आपको मालूम है एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे वाई की वैल्यू 0 हो, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो। तो ये हमारे इस तरह से 2 कॉर्नर पॉइंट ए एंड सी आ गए। अब हम बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट बी की। कॉर्नर पॉइंट बी जो हमने वो साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे जो येलो डॉट लगा हुआ है, ये येलो डॉट रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों पे साइमल्टेनियसली लाई करता है। लिहाजा हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करना है तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। हम इनको लिखते हैं ना, हमारे पास पहली इक्वेशन है जी 2x + 3y, 2x + 3y = 12 + 3y = 12। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 6x + 5y + 5y = 30। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ पे हमारे पास x एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि दोनों को माइनस कर दें करने से। अब फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इसको सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं जी, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 6x प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9y बन जाएगा, = 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बन जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को हमने माइनस कर देना है। माइनस करेंगे ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये साइन माइनस का, और ये साइन माइनस का हो जाएगा। 6x से 6x कट जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ जब माइनस करेंगे यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा -4y = -6। यहाँ पे हमने y की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y = 1.5। y की वैल्यू 1.5 आ गई। अब इस y की वैल्यू 1.5 को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसी भी एक इक्वेशन में तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और वो आ जाएगी 3.75। होपफुली ये आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल आए। जब हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं, कॉर्नर पॉइंट्स भी आ गए हैं हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास इंटरसेप्ट्स भी आ गए हैं। अब हम इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया प्रॉफिट फंक्शन में। प्रॉफिट फंक्शन हमारा था 7x + 6y। ए कॉर्नर पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, हमारा प्रॉफिट 24 आ गया। बी कॉर्नर पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा प्रॉफिट जो है वो
35.5 आ गया, और सी कॉर्नर पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो 35 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट आया वो बी पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट है 35.5, लेकिन जो सोल्यूशन है बी पॉइंट पे वो एक्स की वैल्यू 3.75 है विच इज़ नॉट अ होल नंबर, वाई की वैल्यू 1.5 है, अगेन नॉट अ होल नंबर, लिहाजा ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है। और इसके अंदर ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी लेबोरेशन की है वेरिएबल्स की, सिंस एक्स एंड वाई बोथ आर काउंटेबल, शैंडलियर्स काउंट किए जाते हैं, सीलिंग फैंस काउंट किए जाते हैं, सो इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग। तो ये प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था, इसका दोनों का आंसर जो एक्स और वाई दोनों को प्योर होल नंबर्स में होना चाहिए, और हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो दोनों होल नंबर्स में नहीं है। सो हमें ये आंसर अपना जो है इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास इसका जब इंटीजर सोल्यूशन फाइंड करना हो तो उसका मॉडिफिकेशन मेथड क्या है उसको ज़रा समझ लें। अब हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स थे, और अभी हम ये बता चुके हैं दोनों के दोनों वेरिएबल्स वो काउंटेबल हैं। इट मीन्स आपने दोनों के ग्रिड लाइंस ड्रॉ करनी, जैसे ग्राफ पेपर पे आपके पास लाइनें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लगी होती हैं, इसी तरह से इनको हम ग्रिड लाइन कहते हैं, और जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं वो ग्रिड पॉइंट्स कहलाते हैं। अब फिजिबल रीजन के अंदर जो एक्स की वैल्यूज़ आती हैं वो एक्स की वैल्यू 1 आती है, 2 फिजिबल रीजन में आता है, 3 फिजिबल रीजन में आता है, 4 फिजिबल रीजन में आता है, और 5। ये 5 वैल्यूज़ जो हैं एक्स की ये फिजिबल रीजन में आती हैं। तो इन पाँचों वैल्यूज़ के सामने आप देख सकते हैं फिजिबल रीजन के अंदर एक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है। सिमिलरली हमारा जो वाई वेरिएबल था वो भी काउंटेबल था, सीलिंग फैंस काउंटेबल। तो फिजिबल रीजन में जो वाई की वैल्यूज़ आती हैं वो हैं जी 1, 2 एंड 3 एंड 4। ये चार वैल्यूज़ जो हैं वाई की ये काउंटेबल, ये होल नंबर्स आती हैं, फिजिबल रीजन के अंदर आते हैं, लिहाजा हमने यहाँ पे 1, 2, 3 के सामने हॉरिजेंटल लाइंस प्लॉट कर दी हैं। यहाँ पे ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन जो है ये डार्क कलर में आपको नज़र आ रही हैं, ये एक दूसरे को मीट करती हैं, क्रॉस करती हैं, वो पॉइंट्स ग्रिड पॉइंट्स कहलाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो ग्रिड पॉइंट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, वो ब्लू कलर में लगाए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ ऊपर से येलो जब हमने इसको शेड किया है तो कुछ ब्लू कलर्स का जो था कलर उनका वो चेंज हो गया है। मैं यहाँ पे उनको थोड़ा सा उनको रिमूव कर देता हूँ उनकी शेडिंग, ताकि उनको उनके कलर आपको विजिबल हो जाए। ये सारे अब आपको नज़र आ रहे हैं जो कि ब्लू कलर में इनको डॉट लगाए गए हैं। ये सारे डॉट्स हैं ये दीज आर ग्रिड पॉइंट्स। अब इनमें आपको दो कलर्स और नज़र आ रहे हैं, रेड कलर और एक येलो कलर। येलो कलर हमारा कॉर्नर पॉइंट था फिजिबल रीजन का, बट दैट कॉर्नर पॉइंट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स, वो डेसिमल में था, लिहाजा हमें उसको इग्नोर कर दिया था हमने, ऑल दो कि वहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन था वो मैक्सिमम था। इसके अलावा हमारे पास कुछ रेड कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अब इन जो हमारे पास अभी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ग्रिड पॉइंट्स ब्लू कलर के वो डॉट्स लगे हुए हैं, इनमें जो बाउंड्री के फिजिबल रीजन की बाउंड्री, फिजिबल रीजन की बाउंड्री आपके पास आपको नज़र आ रही है, ए से लेकर बी तक जो लाइन ज्वाइन कर रही है ए को, ए और बी को, वो फिजिबल रीजन की बाउंड्री है। दूसरा पॉइंट बी को सी से जो ज्वाइन कर रही है लाइन रेड कलर की, वो उसकी फिजिबल रीजन की बाउंड्री है। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे डॉट्स जो इस बाउंड्री के ऊपर, जैसे पॉइंट ए और जैसे पॉइंट सी, ये बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं, या इसके बिल्कुल नियरेस्ट वे में। तो नियरेस्ट में कौन सा आपको, वो रेड कलर से हमने उनको डॉट लगाए हैं। जैसे हमारे पास एक ये रेड कलर का डॉट लगा हुआ है, ये हमारे पास एक रेड कलर डॉट है जो कि फिजिबल रीजन फिजिबल बाउंड्री के ऊपर है, और एक हमारे पास ये रेड कलर का डॉट है जो कि फिजिबल बाउंड्री के बिल्कुल नियरेस्ट है, करीब है। तो ये हमारे पास ये चार जो इस 5 टोटल डॉट्स हैं जो रेड कलर में हैं, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे इन द केस ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग। इंटीजर प्रोग्रामिंग में हमने वो डॉट्स लेने हैं जो बाउंड्री के ऊपर लाए करते हैं या नियरेस्ट टू बाउंड्री होंगे, वो ग्रिड पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये 5 टोटल ये पॉइंट्स बनते हैं। अब इनको मैंने यहाँ पे, ये ए पॉइंट था, बी सी 3 को ऑलरेडी हमने इनको लेबल किया हुआ है। मैं यहाँ पे ये इसको बी पॉइंट से लेबल कर रहा हूँ, ये जो रेड डॉट है, सॉरी बी ऑलरेडी यूज़ हो चुका चूँकि, इसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। इससे नेक्स्ट हमारे पास ये ऑन द बाउंड्री है, इसको ई से डिनोट कर रहा हूँ, और एक ये हमारे पास इसके बाद और है, इसको मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ। ये ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास जो है ये
अब हमारे पास A, D, E, F एंड C ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो कि होल नंबर्स में हैं। ए का जो हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,4 है। अगर हम डी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है डी के लिए और वाई की वैल्यू 3 है, तो हमारा ये कॉर्नर पॉइंट बन गया 1,3। इसी तरह से जो हमारे पास ये ई कॉर्नर पॉइंट है उसमें एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 है, ये हमारा ई कॉर्नर पॉइंट आ गया। और जो हमारा एफ कॉर्नर पॉइंट है उसमें एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 1 है, ये हमारा एफ कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब ये पांचों कॉर्नर पॉइंट्स जिनमें से 2 ऑलरेडी हैं ए और सी, और 3 कॉर्नर पॉइंट्स नए हैं, ये नीचे हमने यहाँ पे ये लिख दिए A, D, E, F, C। ये 5 कॉर्नर पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ए कॉर्नर पॉइंट 0,4 उसको प्रॉफिट में सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास आंसर 24 आता है। डी कॉर्नर पॉइंट 1,3 था, उसको सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास आंसर 25 आता है प्रॉफिट का। ई कॉर्नर पॉइंट 3,2 को सब्स्टिट्यूट करें 33 आता है। एफ 4,1 को सब्स्टिट्यूट करें आंसर 34 आता है। और सी कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था उसमें आंसर आता है 35। अब इन सॉल्यूशंस में अगर हम देखें प्रॉफिट के अंदर जो हाईएस्ट प्रॉफिट है हमारे पास वो 35 है, जो कि कॉर्नर पॉइंट सी पे एग्जिस्ट करता है। सो ये हमारा इंटीजर सॉल्यूशन आ गया, जहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है, वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है और हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 35 है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सीलिंग फ़ैन की प्रोडक्शन है वो फिजिबल नहीं है कंपनी के लिए, उसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वाई की वैल्यू क्योंकि 0 आई है, और जो शैंडलियर्स हैं सिर्फ वही फिजिबल हैं, उन्हीं को प्रोड्यूस किया जाए। और अगर 5 की क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस किए जाते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंटीजर सॉल्यूशन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक बात यहाँ पे और थोड़ी सी याद रखने की, हमारे पास यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स हमने लिखे हैं A, D, E, F, C। यहाँ पे इनमें से एक पॉइंट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसका तो आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सा पॉइंट्स एलिमिनेट कर सकते हैं। किसी भी एक बाउंड्री के ऊपर उसके नियरेस्ट या ऑन द बाउंड्री अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर आ जाते हैं, तो जो मिडल वाला कोई भी पॉइंट होगा, जितने पॉइंट्स होंगे वो उनको हम इग्नोर कर देंगे। जैसे हमारे ए से बी तक की जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री की लाइन के ऊपर 3 इंटीजर पॉइंट्स हैं, 3 इंटीजर कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक ए है, एक डी है और एक ई है। ए एक एक्सट्रीम पे है और बी साइड पे कॉर्नर पॉइंट बी की तरफ दूसरा जो इंटीजर कॉर्नर पॉइंट है वो ई, वो दूसरा एक्सट्रीम है। इनके मिडल में आता है कॉर्नर पॉइंट डी, तो हम यहाँ पे डी को इग्नोर कर सकते हैं जो दरमियान में आ रहा है ए और ई के। लिहाजा मैं यहाँ पे इसको डी को इग्नोर कर सकता हूँ। इस पर जो प्रॉफिट होगा या इस पर कॉस्ट होगी वो ऑप्टिमल नहीं होती। ए पे इससे ए की जो प्रॉफिट आएगा वो इससे ज़्यादा होगा, या जो ई पे प्रॉफिट होगा वो इससे ज़्यादा होगा। इसलिए हम जो सिर्फ 2 पॉइंट्स किसी भी बाउंड्री लाइन के ऊपर हम मैक्सिमम 2 पॉइंट्स को रखेंगे। अगर उससे ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो हम उनको इग्नोर कर देंगे, उनको ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ एक्सट्रीम के 2 पॉइंट्स रख लेंगे। इसी तरह से बी से सी वाली जो बाउंड्री है उसके पास उस बाउंड्री के ऊपर आपके पास पॉइंट ही 2 हैं, एक एफ और एक सी है, लिहाजा हमने दोनों को रख लिया। तो फाइनल हमारे पास जो सोल्यूशन बना था उसके अंदर यहाँ पे हम जो आपके पास पॉइंट है डी, इसे आप ड्रॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पर प्रॉफिट भी जो है वो उससे कम है, ई से कम आया है, 33 से कम आया है, तो लिहाजा हम इसको यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रॉब्लम इन प्योर इंटीजर प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक मैनेजर साहब उसको वेडिंग प्लान कर उसको प्लानिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनका वेडिंग का बिजनेस है, तो वो लोगों को वेडिंग प्लान जो है वो प्लान करके देती हैं। उसके लिए कुछ वो एडवर्टाइज़ करना चाह रही हैं अपनी प्रमोशन के लिए, बिज़नेस की प्रमोशन के लिए। अब उस प्रमोशन के लिए उसने 2 टाइप्स के एड्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। 2 टाइप्स ऑफ एड्स आर अवेलेबल, दोज ड्यूरिंग प्राइम टाइम आवर्स के दौरान आप वो एडवर्टाइज़ कर सकती हैं। एट सेकेंड दोज एट अदर टाइम्स को आप ऑफ पीक टाइम कहा जा सकता है। ईच प्राइम टाइम एड कॉस्ट 390। प्राइम टाइम में अगर आप एडवर्टाइज़ करती हैं तो उसको प्ले करने के जो चार्जेस हैं वो 390 आते हैं।
एंड रीचेस 8200 पीपल। और जो प्राइम टाइम ऐड है वो 8200 लोगों तक पहुंचती है। उसके बाद जो सेकंड में ऑफ पीक टाइम में एडवर्टाइज अगर किया जाए तो उसकी कॉस्ट कम है, यानी कि $240 है, और इसकी रीच भी कम है, 5100 पीपल तक वो ऐड जो है उस पहुंचती है, वो मैसेज कन्वे होता है 5100 लोगों तक। Belly हैज़ ए बजट ऑफ 1800 पर वीक फॉर एडवर्टाइजिंग। जो इसका एडवर्टाइजिंग बजट है वेडिंग प्लानर कंपनी का, वो है 1800 पर वीक। बेस्ड ऑन द कमेंट्स एंड फ्रॉम हर कस्टमर्स, Belly wants to have at least 2 prime time ads and no more than 6 off peak time ads। दो कम से कम 2 एड जो है वो प्राइम टाइम में उसके वो चलने चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट ये है। और सेकंड जो रिक्वायरमेंट ये है कि नो मोर देन 6, ऑफ पीक टाइम में 6 से ज़्यादा एड्स प्ले नहीं किए जाएंगे। तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। हमारे पास दो तरह के मीडियम्स हैं, लिहाजा हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल्स के हमने पीक टाइम में कितने एडवर्टाइज़ करना है और ऑफ पीक टाइम में कितना एडवर्टाइज़ करना है, ये हम यहाँ पे इनको सपोज कर लेते हैं। एक्स हम कहते हैं नंबर ऑफ पीक टाइम एड्स और वाई हम कह देते हैं नंबर ऑफ पीक टाइम एड्स। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जी? टू रीच मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करना है। और हमारे पास हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जी हमारे पास 8200 पीपल जो हैं वो एक प्राइम टाइम के थ्रू हम वहाँ पे उन तक एक्सेस हमारी हो सकती है, और दूसरा हमारे पास जो है ऑफ पीक टाइम में उसमें हमें 5100 लोगों तक एक्सेस हो सकती है। तो ये हमारे पास आ गई जी प्राइम टाइम ऐड की एक्सेस 8200 है पर ऐड, और जितनी एड्स वहाँ पे प्ले होंगी उतने टाइम्स 8200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8200x बन जाएगा। 5100 पीपल तक रीच है ऑफ पीक टाइम एड्स की, तो ये हमारे पास इसकी जो जितने एड्स प्ले होंगे उनकी व्यूअरशिप या उनका मैसेज कन्वे हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो आ जाएंगे वो 5100y बनेंगे। तो टोटल जो उनका जो मैसेज कन्वे हुआ है पीक टाइम में 8200x लोगों तक, और ऑफ पीक टाइम में 5100y लोगों तक, और टोटल कितने लोगों तक उनका मैसेज कन्वे हो गया एक वीक के अंदर, वो बन गया हमारे पास 8200x प्लस 5100y। और ये चूँकि हमारी कंपनी की ये रीच है, ये एक्सपोजर है उसका, तो इस एक्सपोजर को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया मैक्सिमाइज रीच इक्वल्स टू 8200x प्लस 5100y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। उसके बाद हमारे कंस्ट्रेंट्स थे बजट, कॉस्ट और नंबर ऑफ एड्स। बजट 1800 पर वीक, कॉस्ट पीक टाइम में 390 पर ऐड, और ऑफ पीक टाइम में 240 पर ऐड। और नंबर ऑफ एड्स की जो रिस्ट्रिक्शन, पीक टाइम में मिनिमम 2 एड्स और ऑफ पीक टाइम में मैक्सिमम 6 एड्स। ये हमारे कंस्ट्रेंट्स थे। अब हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। एक ऐड की कॉस्ट हमारे पास है जी प्राइम टाइम की, एक ऐड की कॉस्ट है 390, और अगर हम एक्स एड्स प्ले करेंगे तो 390 इंटू एक्स, यानी कि एक ऐड के 390 अगर 2 एड्स हो जाएंगे तो वो आपके पास 780 बन जाएगा, और अगर एक्स एड्स होंगे यानी कि मल्टीप्लाई 2 किया था हमने 2 एड्स को, और अगर एक्स एड्स प्ले होंगे तो 390x। सिमिलरली हमारे पास ऑफ पीक टाइम की क्या कॉस्ट है पर ऐड 240, और हम वाई एड्स प्ले कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 240y। टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 390x प्राइम टाइम का एक्सपेंस है, और 240y ऑफ पीक टाइम का एक्सपेंस है। ये टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 390 प्लस 240y। और बजट है कंपनी का बेले का 1800। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट बन गया 390x प्लस 240y लेस देन इक्वल्स टू 1800। ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट आ गया, और ये कंस्ट्रेंट हम कह सकते हैं कि ये कॉस्ट से रिलेटेड है। आप चाहें तो यहाँ पे साथ में लिखा जा सकता है जी कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये कंस्ट्रेंट था एट लीस्ट 2
एड्स इन प्राइम टाइम या पीक टाइम पर वीक। तो ये हमारा इसका कंस्ट्रेंट आ गया जी। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रेंट नो मोर देन 6 ऑफ पीक टाइम एड्स, no more than 6 ads in off peak time per week। ये हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स, यानी कि ये हमारा ये पार्ट, ये इतना जो है ये मैथमेटिकल मॉडल बन गया हमारा। मैक्सिमाइज रीच 8200 प्लस एक्स प्लस 5100 वाई सब्जेक्ट टू 390 एक्स प्लस 240 वाई लेस देन इक्वल्स टू 1800 एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड वाई लेस देन इक्वल टू 6। ये हमारा इसका एलपी मॉडल बन गया। अब इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। अगेन हमारे पास नंबर ऑफ ऐड जो हैं वो ऐड 1 ऐड होगा, प्ले होगा या नहीं होगा। यहाँ पर भी डेसिमल में, फ्रैक्शन में, पोर्शन में, पार्ट्स में ऐड जो है वो काउंट नहीं होगा। ज़्यादा यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स ऑफ पीक टाइम नंबर ऑफ एड्स और पीक टाइम नंबर ऑफ एड्स ये हमारे क्या हैं जी, ये काउंटेबल डिसीजन वेरिएबल्स हैं। अब इनको हमने यहाँ पर प्लॉट किया। हमारे पास ये ऑलरेडी हम अभी कर चुके हैं कि किस तरह से हमने इनको प्लॉट करना है। एक तो हमारा x इक्वल टू 2 का कंस्टेंट, x इक्वल टू 2 का कंस्टेंट ये हमारे पास ग्रीन लाइन में, ग्रीन कलर में ये लाइन x इक्वल टू 2 ये वर्टिकल लाइन है, चूँकि एक ही वेरिएबल है x है। इसी तरह से y लेस देन 6 ये भी एक ही आपके पास वेरिएबल है, तो ये y इक्वल टू 6 ये रेड कलर का कंस्टेंट आ गया, लाइन आ गई जो कि y इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट करती है। और तीसरा हमारे पास 390 x प्लस 240 वाई लेस देन इक्वल्स टू 1800 का जो कंस्टेंट बनेगा, इसको लाइन को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास x और y इंटरसेप्ट्स निकल आएंगे। तो ये हमारे पास ये ब्लू कलर की लाइन बन गई। इसके आपने इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लेने, अभी हम पढ़ चुके हैं इसका पिछले क्वेश्चन में, उसी तरीके से आप निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर साइन प्लेस करने हैं। x के लिए था हमारे पास ग्रेटर देन का साइन, यानी कि जो ओपन साइड है वो टुवर्ड्स ऑरिजिन आनी चाहिए। y पे y लेस देन 6 ये लेस देन का साइन मीन्स क्लोज साइड टुवर्ड्स ऑरिजिन आनी चाहिए, ये क्लोज साइड टुवर्ड्स ऑरिजिन आ गई। और तीसरा 390 x प्लस 240 वाई लेस देन, तो यहाँ पर भी इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोज साइड है वो टुवर्ड्स ऑरिजिन होनी चाहिए। अब अगर हम ब्लू लाइन की बात करें तो ब्लू लाइन से राइट साइड पे जितने रीजन्स बनेंगे वो क्रॉस हो जाएंगे। ये रीजन क्रॉस हो गया राइट साइड पे, ये रीजन राइट साइड पे क्रॉस हो गया, ये स्मॉलर से ट्राइंगल रीजन ये क्रॉस हो जाएगा, ये लार्जर रीजन ये क्रॉस हो जाएगा। जब हम बात करेंगे रेड लाइन की, तो रेड लाइन से अबव जितने रीजन्स हैं वो क्रॉस हो जाएंगे, तो 2 रीजन ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, ये छोटी सी ट्राइंगल बची थी ये भी क्रॉस हो जाएगी। यानी कि ये हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू 6, वाई लेस देन इक्वल टू 6 की। अब x ग्रेटर देन 2 की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास ग्रीन लाइन थी x की, तो यहाँ से हमारे पास जो लेफ्ट साइड के जो जितने रीजन है वो क्रॉस हो जाएंगे। 3 रीजन ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं हम यहाँ पर, और ये एक रीजन बचा था ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो ये रीजन सारे स्टूडेंट्स क्रॉस हो जाएंगे। अब हमारे पास एक ट्राइंगल बच गई है, हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। वो ट्राइंगल हमारे पास क्या है जी, वो ट्राइंगल ये बनती है, ये वाला पोर्शन ये फिजिबल रीजन आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स ये शेडेड रीजन आ गया। इसके कॉर्नर पॉइंट्स इसमें हमारे पास 2 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। उनमें हम यहाँ पे कह सकते हैं ये ब्लैक कलर में यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट हमारा इसका ये बनता है, ये डॉट, और दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये डॉट बनता है, ये डॉट ब्लैक कलर में डॉट लगाए हैं मैंने। ये 2 कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं। एक को हम ए का नाम अगर दे दें, ए हमारे पास है जी 2,4.25, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये लेबल किया हुआ है।
और दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 4.62, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये बी कॉर्नर पॉइंट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि दोनों ही कॉर्नर पॉइंट जो है वो डेसिमल में है, लिहाजा ये जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट इस पे जो प्रॉफिट जो भी निकलेगा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक्स एंड वाई बोथ आर काउंटेबल वेरिएबल्स एंड 4.25 नंबर ऑफ एड्स या 4.62 नंबर ऑफ एड्स जो है ये मीनिंगलेस हैं। सो हमें यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई किया तो हमने हमारे पास दोनों ही वेरिएबल्स जो हैं वो काउंटेबल थे, तो हमने वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। एक्स की वैल्यू इस फिजिबल रीजन में जो बनती थी 2, 3, 4 पे, 2 पे ऑलरेडी बाउंड्री है, 3 और 4 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह वाई की जो इस फिजिबल रीजन के अंदर होल नंबर्स आते हैं वो है 1 है, 2 है, 3 एंड 4 आता है, ये 4 बनते हैं। इन पे हमने यहाँ पे ये डॉट्स इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, ये एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 4 पे आपको एक नज़र आ रहा है। दूसरा एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2 पे आपको नज़र आ रहा है। और तीसरा जो है एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1 के पे ऊपर आपको डॉट नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बन गए। सी ये कॉर्नर पॉइंट है, ये रेड कलर का, मैं इसको यहाँ पे सी लेबल कर रहा हूँ। डी कॉर्नर पॉइंट है 3,2, ये मिडल वाला। और ई कॉर्नर पॉइंट है जो बॉटम में है नीचे, ये 4, 1, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया है। तो सी कॉर्नर पॉइंट पे जो प्रॉफिट निकलता हमारे पास वो है 36,800। डी कॉर्नर पॉइंट पे जो प्रॉफिट है वो 3,400 है। और ई पे है जी 37,900। तो ये हमारा प्रॉफिट जो है पॉइंट ई के ऊपर ये मैक्सिमम आ गया। सो हमारा सोल्यूशन पॉइंट ई पॉइंट पे लाई करता है, यानी कि एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1 और यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 37,900 है। तो ये था इसका इंटीजर सोल्यूशन, यानी कि हमारे एक्स इक्वल टू 4 मीन पीक टाइम में हमें 4 एड्स प्ले करनी चाहिए और ऑफ पीक टाइम में हमें 1 एड प्ले करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास 37,900 लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एक स्टूडेंट एंटरप्राइज है जो कि वॉल पोस्टर्स बना के सेल करती है। 2 साइजेस के वॉल पोस्टर्स बनाए जाते हैं, एक 3x4 फीट का है जिसे हम लार्ज पोस्टर्स कंसिडर करते हैं, काउंट करते हैं, और दूसरा पोस्टर है जी स्मॉल साइज़ का 2x3 फीट का, ये स्मॉल साइज से कंसिडर किया जाता है। अब इससे जो प्रॉफिट मिलता है, लार्ज साइज़ का अगर एक पोस्टर सेल किया जाए तो उसका प्रॉफिट है $3, और स्मॉल साइज़ का जो पोस्टर है उसको अगर सेल किया जाए तो उसका प्रॉफिट है $2। ये हमारे पास यहाँ पर $3 लार्ज साइज पोस्टर का प्रॉफिट एंड $2 स्मॉल साइज पोस्टर का प्रॉफिट है। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, 2 तरह के हमारे पास पोस्टर्स हैं। एक हमारे पास लार्ज साइज पोस्टर है, ये लार्ज साइज पोस्टर वॉल पोस्टर, इससे हम, और दूसरा हमारे पास है जी स्मॉल साइज 2x3 फीट पोस्टर। ये 2 हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं। हमने यहाँ पे कह दिया जनाब एक्स क्या कह रही है, एक्स इज़ द नंबर ऑफ लार्ज साइज पोस्टर्स, लार्ज साइज़ के एक्स पोस्टर्स हम रेडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और स्मॉल साइज़ के वाई नंबर ऑफ पोस्टर्स जो है वो सेल किए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे। प्रॉफिट हमें गिवन था तो प्रॉफिट से हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। लार्ज साइज़ के अगर हम एक्स पोस्टर्स सेल करते हैं बना के तो हमारा जो इससे प्रॉफिट हो जाएगा वो 3x बन जाएगा। और इसी तरह से वाई पोस्टर स्मॉल साइज़ के जो हम सेल करते हैं उससे हमारा जो प्रॉफिट बन जाएगा वो 2y बन जाएगा। तो 3x प्लस 2y ये इसका स्टूडेंट एंटरप्राइज का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा दोनों तरह के पोस्टर्स को सेल करते हुए। क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मीन्स मैक्सिमाइज़ करना है, तो ये हमारे पास मैक्सिमाइज प्रॉफिट 3x प्लस 2y ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब लिमिटेशंस की, कंस्ट्रेंट्स की। वो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है वो देखते हैं हम। हमारे पास दी फर्म ऑल्दो प्रॉफिटेबल इज़ नॉट लार्ज, इट कंसिस्ट ऑफ 1 आर्ट स्टूडेंट जैन द यूनिवर्सिटी ऑफ Kentucky. Because of her classroom schedule, Jan has the following weekly constraints. Up to 3 large posters can be sold. एक वीक में 3
कम मैक्सिमम 3 लार्ज साइज के पोस्टर सेल किए जा सकते हैं। ये हमारा एक कंस्ट्रेंट आ गया, अप टू 3 लार्ज पोस्टर्स। ये कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन बी सोल्ड। और इसी तरह दूसरा कंस्ट्रेंट है हमारे पास, अप टू 5 स्मॉल पोस्टर्स कैन बी सोल्ड। ये एक और कंस्ट्रेंट हमारे पास, अप टू 5 स्मॉल पोस्टर्स कैन बी सोल्ड। अप टू 10 आवर्स कैन बी स्पेंड ऑन पोस्टर्स ड्यूरिंग द वीक। इन पोस्टर्स पे 10 आवर्स का टाइम जो हम स्पेंड कर सकते हैं। अप टू 10 आवर्स कैन बी स्पेंड ऑन द पोस्टर्स ड्यूरिंग द वीक। फिर हमारे पास उनकी मेकिंग में देख लें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। मेकिंग में हमारे पास जो इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है हमारे पास each large poster requires 2 hours of the work। लार्ज पोस्टर्स पे 2 आवर्स का टाइम लगता है। ये हमारे पास आ गया जी, ईच लार्ज पोस्टर्स रिक्वायर 2 आवर्स ऑफ द वर्क। सो हमारे पास लार्ज साइज पे के पोस्टर्स x हमने बनाने हैं, जो टोटल टाइम उन पे कंज्यूम होगा वो बन जाएगा 2x। एक पोस्टर 2 आवर्स में, 2 पोस्टर्स हों तो 4 आवर्स में, 5 पोस्टर्स हों तो 5 इंटू 2 10 आवर्स में, और अगर x पोस्टर्स होंगे तो 2 इंटू एक्स 2x टाइम में। इसी तरह से हमारे पास ईच स्मॉल पोस्टर्स टेक 1 आवर, स्मॉल पोस्टर टेक 1 आवर ऑफ टाइम, और हम इसके y पोस्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसका जो टोटल टाइम कंज्यूम होगा 1 इंटू वाई आ जाएगा। तो इन पोस्टर्स को बनाने में हमारा जो टोटल टाइम आएगा 2x लार्ज पोस्टर्स को बनाने में, और y स्मॉल पोस्टर्स को बनाने में, ये टोटल टाइम हो जाएगा 2x प्लस वाई। और उसके बाद जैन के पास कितना टाइम है, ये 10 आवर्स। तो ये हमारा जी कंस्ट्रेंट बन गया 2x प्लस वाई, क्योंकि उसके पास 10 आवर्स मैक्सिमम पर वीक अवेलेबल है, तो ये इसका कंस्ट्रेंट आ गया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। और ये हमारे पास दो कंस्ट्रेंट थे, अप टू 3 लार्ज पोस्टर, और लार्ज को हमने x से डिनोट किया था, अप टू यानी कि मैक्सिमम, तो ये x लेस देन 3 का कंस्ट्रेंट बन गया। अप टू 5 स्मॉल, अप टू यानी कि मैक्सिमम, तो हमारे पास ये y लेस देन 5 का ये कंस्ट्रेंट बन गया। सो ये हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट्स आ गए। एग्जैक्टली सेम वे में हमारा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी 3 कंस्ट्रेंट्स थे, 2 वर्टिकल लाइंस थी, और यहाँ पर भी उसी तरह से हैं। इनको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो हमारे पास ये इसका ग्राफ बनता है। एक हमारे पास x3 का ये ग्रीन कलर का आ गया आपके पास, और y लेस देन 5 ये रेड कलर का, इसमें हमारे पास ये इसकी लाइन आ गई। और तीसरा कंस्ट्रेंट जो था हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन 10, उसका ये स्लांटिंग ब्लू कलर का कंस्ट्रेंट आ गया। इनके ऊपर सब के ऊपर लेस देन के साइन है, इसके ऊपर लेस देन का साइन, इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर लेस देन का साइन, वाइल अप टू 3 लार्ज पोस्टर्स, और ये इसके ऊपर भी अप टू 10 आवर्स, इसके ऊपर भी लेस देन का साइन। तो हमारा ये फिजिबल रीजन जो इस वक्त यहाँ पे ग्रिड लाइंस बनी हुई हैं जिस पोर्शन में, ये इसका हमारा फिजिबल रीजन बन जाएगा। इस फिजिबल रीजन में हमारे कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मार्क किए गए हैं रेड कलर में, ये इंटीजर कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है जो येलो शेप में है, वो हमारा रियल कंस्ट्रेंट रियल फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में। तो पहले हम इसका नॉर्मल सोल्यूशन लेते हैं। वो हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट 0,5, ये इसका कॉर्नर पॉइंट है जी हमारे पास एक, ये ए कॉर्नर पॉइंट। बी कॉर्नर पॉइंट है 2.5,5, तो ये बी कॉर्नर पॉइंट आ गया येलो कलर का। सी कॉर्नर पॉइंट है 3,4, ये हमारे पास तीसरा कंस्ट्रेंट सी आ गया। और एक्स एक्सेस पे ये डी कंस्ट्रेंट है, डी कॉर्नर पॉइंट है 3,0। तो इन पे हमने यहाँ पे निकाला, हमारे पास ये बी पे आंसर जो है वो निकल रहा है, वो मैक्सिमम निकल रहा है। बी पे 17.5 का प्रॉफिट होता है जो कि मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो यहाँ पे एक्स लार्ज साइज पोस्टर्स हैं वो 2.5 उसका आंसर आता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। 2.5 पोस्टर्स 2.5 पोस्टर्स इज़ नथिंग, ईदर 2 और 3। सो हमें यहाँ पे इसका इंटीजर सोल्यूशन फाइंड करना है, मॉडिफाई करना है। हमारे पास ए पॉइंट में कोई चेंज नहीं है, सी में कोई चेंज नहीं है, डी में कोई चेंज नहीं है। ए कॉर्नर पॉइंट हमारा चेंज होता है, और वो हमारा कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे ये ई, ये जो रेड कलर का डॉट लगा हुआ है ये हमारा नया कॉर्नर पॉइंट है जो कि इंटीजर फॉर्म में है, और ये हमारे पास 2,5 ये बनता है।
अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो हमारा जो मैक्सिमम आंसर आता है वो है 17 प्रॉफिट आ रहा है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम प्रॉफिट, और ये सी पॉइंट पे है, यानी कि एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4। इट मीन्स अगर हम लार्ज साइज़ के 3 पोस्टर्स प्रोड्यूस करें, सेल करें, और स्मॉल साइज़ के 4 पोस्टर्स प्रोड्यूस करें, सेल करें, तो जो कंपनी का जैन का प्रॉफिट होगा वो 17 पर वीक होगा। होपफुली स्टूडेंट्स ये बात समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्यूरी हो, आप उसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे आज का इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये एक एयरलाइन कंपनी है जो पहले 737 जेट प्लेन यूज़ करती थी, जिसको अब वो ऑब्सलीट कर रही है, डिस्कार्ड कर रही है। उसकी जगह वो 2 नए जेट प्लेन्स परचेज़ करना चाह रही है, प्लान बना रही है। एक 757 जो कि लार्ज साइज़ बोइंग है, और दूसरा है जी 767 बोइंग, वो भी, और उसका प्लान है कि वो अप टू 17 न्यू बोइंग विल परचेज, अप टू 17। उसके बाद हमारे उसके कुछ कंडीशन दी हैं। एयरलाइन कैन फाइनेंस अप टू 1.6 बिलियन, 1.6 बिलियन रुपीज़ वो स्पेंड कर सकती है, फाइनेंस कर सकती है, इतने पैसे उसके पास हैं वो प्लेन परचेज़ करने के लिए। जो 757 टाइप का बोइंग है वो 80 मिलियन का आता है, एंड ईच बोइंग 767 विल कॉस्ट 110 मिलियन। जो कि 767 टाइप का बोइंग है वो 110 मिलियन का आता है। उसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है एट लीस्ट 1/3 ऑफ द प्लेन परचेज्ड, जो प्लेन परचेज किए जाएंगे उनका 1/3 जो है एट दैट शुड बी लॉन्गर रेंज 757। लॉन्गर रेंज कौन से हैं जी? 757 जो प्लेन बोइंग है वो लॉन्गर रेंज है। तो उसका प्लान है कि वो जो ये 1/3 टोटल जितने भी प्लेन परचेज करेगी, 10 सपोज 9 परचेज करती है तो उसका 1/3 यानी कि 3 प्लेन जो होंगे वो लॉन्ग रेंज होंगे, और 6 प्लेन जो होंगे वो दूसरे 767 होंगे। उसके बाद अगला कंस्ट्रेंट है दी एनुअल मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है जी। मेंटेनेंस कॉस्ट उसने बताया हुआ है कि उसका बजट जो है कंपनी का, एयरलाइन का, वो जी 8 मिलियन है, और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 757 प्लेन की है जी 8 लाख, और 767 की है जी 5 लाख, 500,000 और 800,000। ईच 757 कैन 125,000 पैसेंजर्स, 757 में 125,000 पैसेंजर्स कैरी किए जा सकते हैं, और 767 में 81,000 पैसेंजर्स जो एनुअली कैरी किए जा सकते हैं। इसका हमने फॉर्मुलेट करना है, इसका एलपी मॉडल बनाना है। हमारे पास 2 टाइप्स के प्लेन्स हम परचेज कर रहे हैं, एक 757 टाइप के और दूसरे 767 टाइप के। तो कितने कितने प्लेन्स दोनों टाइप्स के परचेज करने हैं वो हमारा डिसीजन करना है हमने। तो उनका मैंने यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, लेबल कर देते हैं जी एक्स और वाई। एक्स हमारे पास है जी नंबर ऑफ 757 बोइंग प्लेन्स, और वाई हम कहते हैं जी नंबर ऑफ 767 बोइंग प्लेन्स। देन हमारे पास उनकी कैरिंग कैपेसिटी, 757 की जो कैरिंग कैपेसिटी है हमारे पास वो है जी 125,000 पैसेंजर्स पर एनम, लिहाजा वो ये हमारे पास आ जाएगा इसका कंस्टेंट। अगर एक प्लेन जो है वो 125,000 पैसेंजर्स पर ईयर कैरी करता है, तो हम चूँकि परचेज़ करने जा रहे हैं एक्स नंबर ऑफ बोइंग्स, तो ये टोटल उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी वो आ जाएगी 125,000 एक्स। इसी तरह से हमारे पास जो 767 टाइप का बोइंग है उसकी जो कैरिंग पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी है वो है जी हमारे पास 81,000 पर ईयर, और वी आर प्लानिंग टू बाय वाई प्लेन्स। तो वाई प्लेन्स जब हम परचेज़ करेंगे तो उनकी जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी वो 81,000 वाई बन जाएगी। इस तरह से 125,000 एक्स ये 757 बोइंग जो है वो पैसेंजर कैरी करेगा, 81,000 वाई जो है ये 767 पैसेंजर बोइंग कैरी करेगा। टोटल उसके जो बोइंग कैपेसिटी उनकी कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी वो हमारी बन जाएगी 125,000 एक्स प्लस 81,000 वाई। इतने पैसेंजर वो साल में तमाम प्लेन्स जो हैं वो कैरी करेंगे, लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। अब हम बात करते हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स की।
पहला कंस्ट्रेंट था, उसने हमें बताया था कि अप टू 17 न्यू बोइंग्स कैन बी परचेज्ड। 17 बोइंग परचेज करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो हमारा ये पहला कंस्ट्रेंट आ गया कि नंबर ऑफ प्लेन्स दोनों टाइप्स के, एक्स प्लेन्स परचेज करने 757, वाई प्लेन परचेज करने 767। तो ये टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स बन जाएंगे एक्स प्लस वाई, जो कि ये कंपनी बाय करेगी। 757 जो है वो 80 मिलियन का आता है एक प्लेन। एक्स प्लेन परचेज करेंगे तो 80x मिलियन इसकी कॉस्ट आ जाएगी। और जो 767 टाइप है वो एक प्लेन जो है वो 110 मिलियन का है, और वाई प्लेन हम परचेज करने जा रहे हैं तो हमारे पास इसकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो 110 वाई आ जाएगी। दोनों टाइप्स के तमाम जो प्लेन्स उनकी टोटल जो कॉस्ट बनेगी वो 80x प्लस 110 वाई बन जाएगी। कंपनी के पास कितने हैं जी? 1.6 बिलियन, जबकि ऊपर अमाउंट्स हमने मिलियन में लिखी है, लिहाजा इनको सेम फिगर बनानी है। तो ये 1.6 मिलियन मीन 1600 बिलियन मीन 1600 मिलियन। बिलियन को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मिलियन बन जाएंगे। तो 1.6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आंसर 1600 मिलियन। तो हमारा ये कंस्ट्रेंट इसका बन गया। पहला कंस्ट्रेंट था नंबर ऑफ प्लेन्स का, एक्स प्लस वाई प्लेन्स अप टू 17, तो ये लेस देन इक्वल टू 17, ये कंस्ट्रेंट बन गया। दूसरा 80 मिलियन 110 मिलियन, इनको अगर हम जीरोस के एक्सपेंड करके लिख दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 80 मिलियन प्लस 110 मिलियन लेस देन इक्वल टू 1.6 बिलियन या 1600 मिलियन। फिर इसके बाद उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट थी 800,000 मेंटेनेंस कॉस्ट है एक प्लेन की 757 की, और हमने एक्स प्लेन परचेज किए तो टोटल इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी 800,000 एक्स। और दूसरे जो हमारे पास 767 टाइप के प्लेन्स हमने परचेज किए हैं उनकी कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट एक ही है 500,000, और हमने वाई परचेज किए हैं तो उनकी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी वो बन जाएगी 500 वाई। और दोनों के मिला के बजट हमारे पास है 8 मिलियन का 80 मिलियन का बजट है हमारे पास उनके। कहाँ पे था इधर हमारे पास, यस 8 मिलियन का बजट है हमारे पास ये मेंटेनेंस का। तो ये हमारे पास बन जाएगा 800,000 एक्स, ये 757 की मेंटेनेंस 5000 वाई 100,000 वाई, ये 767 की मेंटेनेंस कॉस्ट, और टोटल जो है ये इसका बजट है जी 8 मिलियन। ये इसका कंस्ट्रेंट बन गया। उसके बाद एक हमारा कंस्ट्रेंट था कि जो लार्ज साइज़ के हमारे पास प्लेन्स हैं वो एटलीस्ट, ये लार्ज साइज़ को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था एटलीस्ट, तो ये ग्रेटर दैन इक्वल आ गया 1/3, तो 1/3 आ गया। नंबर ऑफ प्लेन्स परचेज्ड, हमने प्लेन कितने परचेज किए ये यहाँ पे लिखे हुए हैं जी, एक्स प्लस वाई प्लेन परचेज किए हैं, लिहाजा 1/3 एक्स प्लस वाई। तो ये इस तरह से हमारे पास ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स इसके बन गए हैं। स्टूडेंट्स अब आप इनको यहाँ पे ये चार कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको प्लॉट करके आप इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। होपफुली आप ये क्वेश्चन सारे अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जो भी इसमें प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट कीजिए प्लीज़, आई विल ट्राई टू आंसर। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।